हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई हैं, स्टेनोग्राफर, अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट की, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को, आपका जो 2022 में प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, उसमें जो जीएस का पोर्शन था उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद के वीडियोज़ में हम हिंदी का पोर्शन देखेंगे। ऐसे कर करके दिन में मैं आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और सारे इसमें जो भी पीवाईक्यूज़ हुए हैं उन सबको मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद ग्रुप डी का पेपर देखेंगे और ऐसे कर करके 2014 से लेकर के 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी डी के, उन सभी को हम पीवाईक्यूज़ को देख लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका आधार जो है पीवाईक्यू ही होता है। बाकी आप सबको पता है 100 नंबर का इसमें पेपर आता है, जिसमें कि 25-25 नंबर में डिवाइड होते हैं। 25 की मैथ, 25 की इंग्लिश, 25 की हिंदी और 25 की जीएस आपकी। ठीक है, तो इसमें हम जी के जीएस देखेंगे। वीडियो हमारा छोटा रहेगा, 15 मिनट के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट 25 क्वेश्चन करा दूंगा जीएस के। ठीक है, जो भी आते हैं। और उसके अलावा मैं आपको हिंदी वाले के लिए अगला वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ऐसे ही ग्रुप डी का। फिर उसके बाद 2021 में चलेंगे, मतलब जो भी पीवाईक्यू पेपर अभी तक हुए हैं उन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है अब आपका ये एग्ज़ाम नज़दीक है और आपका जो ये प्राइम प्रभाकर चैनल है ये जाना जाता है इसी के लिए, पीवाईक्यूज़ के लिए। मैं जितने भी पीवाईक्यूज़ हुए हैं, ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस आयोग के हों, आरओ के हों, बीपीएससी के हों, किसी भी पेपर एग्ज़ाम के जो भी पीवाईक्यूज़ होते हैं उन सबको इस चैनल पे कराया जाता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट्स के ग्रुप सी के जीके जीएस देखेंगे। उसके बाद फिर हिंदी देखेंगे और उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि मैं इंग्लिश और मैथ वाले भी करा दूं, तो मैं उसको भी कोशिश करूंगा कि अपनी चैनल पर जल्दी से जल्दी करा दूं। तो दिन भर में आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आप लोग जल्दी से वीडियो को देखें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये वाला भी पीडीएफ और इसकी ऑफिशियल आंसर की वाला भी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं ये सब डाल दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था जी इसका, वो ये था कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं, जो मुख्यतः किसमें पाई जाती। तो आपको पता है भगवत गीता में बुद्ध की कथा नहीं होगी, कुरान में तो नहीं होगी, बोधिसत्व में भी नहीं होगी। बोधिसत्व हालांकि इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन इसमें बुद्ध की शिक्षाएं नहीं पाई जाती। बुद्ध की शिक्षाएं पाई जाती त्रिपिटक में। आपका ऑप्शन नंबर A1 वाला जो है वो सही हो जाएगा, सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। तो बुद्ध धर्म का जो संकलन है आपको पता है वो त्रिपिटक के रूप में किया गया, जिसमें सुत्त पिटक होता है, अभिधम्म पिटक होता है और एक होता है आपका, वो होता है विनय पिटक। ठीक है, और उसी में से एक जो भाग है वो सुत्त पिटक का होता है। अब आप लोग इसमें आपसे अगली बार ये भी पूछा जा सकता है कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो ये जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश होते हैं या फिर बुद्ध के उपदेश होते हैं। ठीक है, विनय पिटक में जो भी बौद्ध मठ में बौद्ध भिक्षु आते हैं उनके लिए जो क्या नियम बनेंगे, ठीक है, क्या अनुशासन रहेगा, उन सब के बारे में एक नियमावली दी हुई है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का सार है, यानी कि बुद्ध ने जो बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, शिक्षाएं दी हैं, उनका दार्शनिक बातें उसमें लिखी गई हैं। तो ये इसके बारे में हुई। और आपसे अगर इन त्रिपिटक की बात करें तो ये आपके त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी आपको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड वही है जो गुप्त साम्राज्य के शासक थे और इनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस शासक की विक्रमादित्य की उपाधि थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड थे। इनकी पुत्री की बात करी गई है अगर, तो इनकी जो पुत्री थी वो थी प्रभावती गुप्त। आप याद रखेंगे, इनका नाम कई बार चर्चा में रहता है। प्रभावती गुप्त इनकी पुत्री थी। बहुत ही सिंपल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन बीच में दे दिया गया है। ठीक है, कि निम्न में से लुप्त संख्या बतानी। तो रीजनिंग वगैरह वाले, जब मैं रीजनिंग नहीं मतलब इसमें जो क्या करते हैं लोग 25 में से शायद 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रख देते हैं। तो जब मैं आपको मैथ दिखाऊंगा तब मैं इसमें ये वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। अभी हम जीएस के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है, किसी राष्ट्र के वृत्तिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है, जो किस पर आधारित होता है, व्यवसाय से, भू स्वामित्व पर, परिवार का आकार और धर्म से। तो अगर आप इसमें इंग्लिश वाला देखेंगे वर्जन तो इसमें आपको नहीं पढ़ाई होते हुए भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब ही व्यवसाय होता है और प्रोफेशन का मतलब भी व्यवसाय होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। सिर्फ इसका इससे मतलब है। दोस्तों, इसमें जो जीके जीएस आपकी पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या इंपॉर्टेंट रखती है वो? इम्पॉर्टेंट वो इस अर्थ में रखती है कि आप लोग जो भी मैथ वाले बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं वो मैथ में नंबर पूरे में पूरे ले आते हैं, क्योंकि इसमें कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है। इंग्लिश में भी नंबर अच्छे खासे ले आते हैं, जीके जीएस में उनके नंबर कम रह जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि वो लोग पूरी की पूरी जीएस उठा के लेके बैठ जाते हैं और पूरी लूसेंट रटना शुरू करते हैं। जबकि इसमें अगर 2014 से 22 तक के पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस आप करो तो
कुछ टॉपिक हैं जीएस में हर एक सब्जेक्ट में, वही टॉपिक आपको पढ़ना है और 95% क्वेश्चन सिर्फ उन टॉपिक से आते हैं। अब आप वो टॉपिक फाइंड आउट कैसे करेंगे, दिन कम बचे हैं तो आप लोग परेशान मत होइए। मैं आपको जस्ट कल एक वीडियो उपलब्ध कराने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ों को लेकर होगा। मैं आपको जीके जीएस में या इवन मैथ और इंग्लिश हर एक टॉपिक में, हिंदी में, ठीक है, किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं या कितने क्वेश्चन बनते हैं आज तक, आपको मैं सिर्फ वो टॉपिक देने वाला हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रेडी करना है। बाकी अगर आप लोग कहेंगे मुझसे, ठीक है, कमेंट करके जैसा बताएंगे, मैं कल जब आपको दूंगा तब आप लोग बताइएगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक जिससे सवाल बनते हैं, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं और मिला के टोटल 25 हो जाते हैं। तो मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को आपको करवा भी दूंगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग जैसा भी बताएंगे, बाकी मैं कल आपको जो लिस्ट देने वाला हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि आप फालतू का पढ़ के जाएंगे पूरी लेसन तो उतना आएगा नहीं, और जो आएगा तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको बाकी भी मतलब देखना रहेगा, इंग्लिश और मैथ वगैरह भी देखनी रहती है, ठीक है। तो इसलिए उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जितने मैं टॉपिक दूंगा आपको सिर्फ उतना ही करना है। तो नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है। एक मिनट, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, छोटा हो गया था, इसको बड़ा करते। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसमें 5 ईयर प्लानिंग दिया गया है। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये इनका बहुत पेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें ये क्या कहता है, 5 ईयर प्लानिंग 1951 से जो 56 वाली थी, उसमें क्या था, तो आपको पता है पहली जो है ये हमारी पहली 5 ईयर प्लानिंग थी, और पहली 5 ईयर प्लानिंग जो है वो एग्रीकल्चर के विकास पर केंद्रित थी, और इसके अलावा शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण पे थी। तो इसमें ए वाला जो है वो 3rd से मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो 56 से 61 थी, यानी कि जो जस्ट दूसरी वाली थी, उसके बाद वो किस पर केंद्रित थी, तो वो केंद्रित थी त्वरित औद्योगिकरण पे। आपको पता है औद्योगिकरण पे केंद्रित थी, ठीक है। और अगला देखते हैं 7 से 12 वाली। अब पूछ लिया, क्योंकि अब बाद में इसको एंड भी कर दिया गया था, इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया था। तो 7 से 12 की बात करें तो इसमें था त्वरित और समावेशी समृद्धि, और 12 से 17 था। हालांकि ये 2015 में ही समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि 15 में फिर आपका नीति आयोग इसकी जगह पे आ गया था, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया जाता है, ये जो था आपका 2012 से 17 थी, वो पीपीपी मॉडल पे थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें एक ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला, ए का 3rd, बी का 2nd, सी का 1st एंड डी का 4th, ठीक है। तो मुद्रा, ये वाला टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जब सारे टॉपिक किस में से कितने सवाल आते हैं, और आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ के जाने हर एक सब्जेक्ट से। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी डी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा 5 ईयर प्लानिंग। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी जो नीति आयोग बन गया है उसमें जो डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आपको ये बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया है, आपको मिलान करना है, ठीक है। अगर वर्ग घन है तो वृत्त का किससे संबंध होगा, तो इसका संबंध गोलार्ध से हालांकि होगा, मतलब इसका आंसर गोलार्ध हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में जो कि हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें शामिल नहीं था, आपको बताना है। तो मतदान की आयु जो है वो आपको बताना है। मतदान की आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, यही वाला गलत हो जाएगा। ये गलत है मतलब यही सही है, क्योंकि नहीं आपको बताना है, क्योंकि ये जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी आपके 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है। 1989 के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र जो है मतदान करने की 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। इसके अलावा प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। उसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे, राष्ट्र की एकता, ठीक है, को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। इसके अलावा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। अभी टोटल 11 है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। जो लोग सही आंसर देंगे मैं उनको हार्ट दे दूंगा, ताकि उनका अलग से दिखता रहे। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यूएनईपी जो है एनवायरमेंट वाली एजेंसी, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय जो है केनिया की राजधानी नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा में यूएन के आपको मुख्यालय जरूर याद करने में, जब आपको कल टॉपिक बताऊंगा उसमें ये भी रहेगा। यूएन के मुख्यालय बहुत बार ये लोग पूछते हैं। जिनेवा में WHO और WTO दोनों का है मुख्यालय, ही आपको याद रखना है। लियोन्स जो फ्रांस का शहर है, यहाँ पे इंटरपोल का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका अर्थ क्या होता है। संघीय शासन प्रणाली का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे स्टेट और केंद्र में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक स्थिति में स्टेट को पावर कुछ ज़्यादा दी गई हैं, और आपको
क्वेश्चन ये आंसर ये बताना है कि भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय शासन प्रणाली है, वो किस देश से ली गई है। मैं ही बता देता हूँ, वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से लिया गया है। और यूनिटरी जो सिस्टम है वो यूएस से थोड़ा बहुत, मतलब उसके कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं। तो अब इसमें क्या, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 18 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को मताधिकार नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर से इसका लेना देना नहीं है। सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार, ये भी इसका लेना देना नहीं है। सभी नागरिकों को आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने का और निर्णय लेने का अधिकार है, ये एकदम सही है। मैंने अभी आपको जो बताया था, यही संघीय शासन प्रणाली का मतलब हो जाएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो भी कानून बनाने की शक्ति है, उसमें 3 सूचियाँ बांटी गई हैं, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, राज्य सूची। वो सूची किस अनुसूची में पाई जाती है, उसको आप लोग कमेंट में वीडियो के ज़रिए, मैं बार बार कमेंट करने को कुछ नए क्वेश्चन दे करके इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग लिखें तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें इंटरेक्शन से जल्दी याद होती हैं। ठीक है, अब ये उस समय के करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन रहा होगा कि पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था? तो ये उस समय थी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल वैसे है कौन? तो ये एक चित्रकार है, पेंटर हैं, जो कि भारतीय और हंगरी मूल की नागरिक थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम क्या है? तो एचडी गर्ल्स प्रोग्राम ये नहीं है, बेटी पढ़ाओ योजना नहीं है, सफल बेटी योजना भी नहीं है, लेकिन आप सबने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो भारत सरकार ने शुरू किया था। तो इससे कहीं ना कहीं बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी। और इसी के तहत, इसी के सब पार्ट के तहत आपको याद होगा सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी आपके हरियाणा से। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आपको याद रखना है, आपसे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ योजनाओं पे आते हैं। और मैं आपको अभी जब बताऊंगा, कल दूंगा आपको पूरे टॉपिक, उसमें योजनाएं रहेंगी। और मैं आपको, आप लोग कहेंगे तो मैं आपको कुछ योजनाएं करा दूंगा, जैसे मैं आपको 25-30 योजनाएं कराऊंगा। आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा वो उन्हीं योजनाओं के अंदर से आतेगा, क्योंकि मैंने PYQ देखे तो मुझे पता है कि जितनी भी अम्ब्रेला योजनाएं होती हैं, सिर्फ उन योजनाओं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अम्ब्रेला योजनाएं क्या होती हैं, ये मैं जब योजना कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री का। इसमें कुछ यात्री दिए गए और उनको मिलान करना, ये यात्री कहाँ के रहने वाले थे? तो मार्को पोलो, आपको पता है मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो जो है वो इटली का निवासी था। ठीक है, इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्ने बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। और अल बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था, और ये महमूद गजनवी के साथ में आया था। और फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो फ्रांस का निवासी था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इब्ने बतूता की पुस्तक क्या है? तो इब्ने बतूता की पुस्तक है रहला। और इब्ने बतूता ये भी पूछा जाता है किसके काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये आप लोग याद रखेंगे। फ्रांसियस बर्नियर, फ्रांसियस लगा हुआ है तो ये फ्रांस से आया था, इटली वाले पे गलत लग गया। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएंगे मिलान करने वाला। अगला है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता आप सबको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर। अब आप लोग मुझे बताएं कि अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो का संबंध किससे है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ठीक है, उससे संबंधित ये दोनों लोग हैं। और विलियम बेंटिक तो आपको पता ही, सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? ठीक है, स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई? तो ये 2021 में शुरू करी गई थी। ठीक है, अब स्वामित्व योजना से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि योजनाओं से रिलेटेड और इसमें पुरानी योजना भी पूछ ली जाती हैं। तो आपको ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बदल के ये पूछ लेता है कि स्वामित्व योजना की घोषणा कब हुई थी, तो वो 2020 में हुई थी। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना कि ये लागू कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी 24 अप्रैल 1921 को। 24 अप्रैल को इसलिए क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये योजना पंचायती राज दिवस मतलब पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, ये भी याद रखना है। और एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में अंतर आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्रक योजना में 100% पैसा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और केंद्रीय प्रायोजित योजना में 40 और 60 का अनुपात रहता है। 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकारें देती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें 90 और 10 का ये अनुपात रहता है। 90 केंद्र सरकार और 10% वहाँ की राज्य सरकारें देती हैं। ठीक है, और बाकी जो स्वामित्व योजना है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए तो इतना याद रखना कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये प्रोग्राम है। विलेजेस का मैप होगा, सर्वे होगा, इन सबसे रिलेटेड है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो परकोलेट्स इससे रिलेटेड नहीं होते, अर्थराइट्स भी नहीं होते, पेरिकार्डियल भी नहीं होते। आपको पता है कार्डियल किससे रिलेटेड है?
ठीक, कार्डियो वगैरह हार्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये उससे रिलेटेड, ठीक है। आर्थिस्ट मतलब ये कहीं ना कहीं पृथ्वी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, और परकोलेट्स भी उसमें नहीं होगा। अब बच्चा जो लिचेट्स है वही इसका आंसर है। तो आपको याद कर लेना है कि ज़मीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक कहलाते हैं लिचेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, कहाँ से गुजरता है? इसको बिग ट्रंक रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे जो है व्यस्ततम है। तो वो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। आपको याद रखना, ये जो उत्तरी अटलांटिक, वैसे अटलांटिक महासागर ही सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग है, लेकिन अटलांटिक में भी उत्तरी अटलांटिक सबसे व्यस्ततम मार्ग है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ अयस्क दिए गए हैं और उसके उनकी धातुएं दी गई हैं, आपको मिलान करना है कौन किसका अयस्क है, ठीक है। तो तांबा की बात करें अगर, तो तांबा आप सबको पता है तांबा का अयस्क क्या होता है। इन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें जो तांबा है वो क्यूप्राइट से रिलेटेड होता है, क्योंकि तांबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉपर, कॉपर से क्यूप्राइट, ऐसे आपको याद रखना। लोहा, ये लोहे को क्या बोलते हैं? फेरस या फेरिक। तो लोहा जो है वो हेमेटाइट, हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है, आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, बहुत फेमस है। जस्ता जो है उसको कैलेमाइन, कैलेमाइन जो है वो जस्ते का अयस्क है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इसके मिलान वाले हो गए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो बॉक्साइट है वो भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता नहीं, तो जितना होता है उतना आप सबको पता होगा। अब नेक्स्ट है मिलान करने वाला, आपको मिलान करना है। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर की बात की गई है। तो ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें, ट्विस्टेड पेयर केबल जिसको कि मोड़ा जा सकता है, जो दो पेयर एक में होते हैं केबल के, उनकी बात की गई है। तो ट्विस्टेड पेयर जो मतलब केबल होता है वो गाइडेड मीडिया से रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, जो भी सैटेलाइट हम ऊपर छोड़ देते हैं, आपको पता है उसमें कोई भी किसी भी तरह का तार नहीं लगा होता है, डायरेक्ट वो इंटरनेट या फिर मतलब जो तरंगे होती है उनसे संचार करते हैं, तो इसीलिए इसको अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ, नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन आए तो लगाना हो, तो जिसमें भी तार का यूज होता है वो सभी गाइडेड मीडिया होता है, और जिसमें तार का यूज नहीं होता वो अनगाइडेड मीडिया होता है। तो जो भी हमारी केबल है तो वो तार से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें हो जाएगा। सेटेलाइट, ठीक है। सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट जो है वो कहीं ना कहीं स्विचिंग टेक्निक से रिलेटेड हो जाएगा, और HTPT जो है वो प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये इसमें मिलान करने वाला रहेगा, ठीक है। अगला है सुपरसोनिक हवाई जहाज शॉक वेव्स सृजित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वो होती हैं सोनिक बूम्स। जो भी हमारे सुपरसोनिक हवाई जहाज होते हैं वो जो है वो सोनिक बूम से रिलेट करते हैं, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं, ये आप लोग बताएं। तो जीन जो है वो DNA के विशिष्ट अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे गुणसूत्रों से कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, ठीक है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, ठीक है। तो विलोपन आप लोग ऐसे मिलाया करिए जो सबसे सरल हुआ करे। तो विलोपन मतलब होता है प्रजातियों का क्षरण, क्षरण मतलब विलोप कर जाना। तो सी का हो जाएगा 4, और सी का अगर आप 4 देखेंगे तो आपके 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, ठीक है। अब ए है प्राकृतिक चयन, ठीक है। ए है आपका प्राकृतिक चयन, और प्राकृतिक चयन की अगर बात करें तो प्राकृतिक चयन मतलब होता है अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करते हैं। तो प्राकृतिक चयन के कारण ही तो अगली पीढ़ी में जीन जाते हैं। ये तो सिंपल सा आप लगा लेंगे। तो ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड की अगर बात करें तो ये सिर्फ इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला 2 ही आंसर से सही निकल जाता है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। स्पेसिएशन या प्रज्ञातीकरण क्या होता है? तो ये होता है नई प्रजातियों का जन्म। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है प्रजातिकरण, मतलब नई प्रजाति का जन्म, सिंपल सा बात है। और सहक्रम विकास मतलब अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है। मतलब सिर्फ अगर आप शब्दों को पकड़ेंगे तो भी इसके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी का अध्ययन बहुत सिंपल है। इकोलॉजी का मतलब होता है, मैं अगर आपको सिंपल से समझाऊँ, ठीक है। इकोलॉजी में सजीव और निर्जीव दोनों तरह का वायुमंडल या पर्यावरण आता है, आपको इतना याद रखना। अब पहला क्या कहता है स्टेटमेंट कि उस विधि का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, हो ये भी सकता है, लेकिन अगला देखते हैं कि उस विधि का जिसमें जीव अपने परिवेश के साथ अंतरक्रिया करते हैं। पर्यावरणीय विचलन का ये तो नहीं होगा। चौथा है उन विधियों का जिसमें जीव एक दूसरे के साथ भी और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो यही सही हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि इकोलॉजी में, ठीक है, दोनों के दोनों ही शामिल होते हैं, निर्जीव और सजीव दोनों टाइप के परिवेश शामिल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके ये रीजनिंग वाला पार्ट, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग में। मतलब आप सोचो दो, अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, ये 2 क्वेश्चन हो गए सेम टाइप के, लुप्त प्राय संख्या श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन होते हैं सीरीज वाले। आप सोच रहे 3-3 4-4 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में फ्री वाले होते हैं, अगर आप में कुछ टेक्निक होती है इनको लगा ले। मैं जब कराऊंगा तो मैं आपको ये सब बता दूंगा। अभी जीएस का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्नबिल। ये आपको जो है इनकी अवस्था बताती हैं। ये IUCN स्टेटस होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इंग्लिश वाला याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें इंग्लिश वाले को पहचान करते हुए ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें
हॉर्नबिल का स्टेटस क्या है? तो हॉर्नबिल जो है वो दुर्लभ होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हॉर्नबिल दुर्लभ होता है। और गंगेटिक, अगर डॉल्फिन की बात करें तो गंगेटिक डॉल्फिन जो है, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ये जो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये जो है ये हो जाता है परिसंकट में। ये क्या हो जाएगी? परिसंकट में, ठीक है। एशियाटिक चीता की अगर बात करें तो एशियाटिक चीता लुप्तप्राय है, और संगाई हिरन जो है ये पाए जाते हैं आपके संकटापन्न, मतलब इनका आईसीएन स्टेटस है। अब आप लोग ये बताइए, संगाई हिरन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? एक विशेष नेशनल पार्क है इसके लिए, वो आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे है, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब पार्क आप लोग बताइए, स्टेट मैंने बता दिया है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नेशनल पार्क तो है नहीं। आप लोग इंग्लिश वाला याद करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे हॉर्नबिल का क्या हो जाएगा? रेयर है। गंगेटिक डॉल्फिन इंडेंजर्ड है, ठीक है। और एशियाटिक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि अब ये नहीं पाया जाता, ये एक्सटिंक्ट विलुप्त ही हो गया है। और संगाई हिरन जो है, संगाई हिरन होते हैं, ये वल्नरेबल में है, ये ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है इस चैनल पे। आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है, क्यों, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए तुरंत आप इसको भी देख लें। तो बहुत इसमें आज के वीडियो इस वाले में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया है, बाकी चीज़ें भी बताई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर आप इन जो भी PYQs के PDF हैं ये आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं उस पर ये सारे PDF डाल दूंगा। इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको भी मैं उसी पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हिंदी का वीडियो जल्दी आपको मिलेगा, अभी तुरंत, ठीक है, कुछ समय के बाद। तब तक आप लोग ये वाला वीडियो देखें, जो आंसर नहीं आ रहा उसको नोट्स वगैरह बना लें और अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।